Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create jar of folder. So friend, हमारी MCQ सीरीज चली हुई है जिसके अंदर अब तक हम लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट MCQ अपने डिस्कस किए हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। जो आज की क्लास है गाइस वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के जो आपकी फर्स्ट यूनिट में कवर होता है उससे रिलेटेड होने वाली है। जो भी आपकी क्लासेस हैं बच्चों, ये MCQ सीरीज हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन या फिर इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रियलिटी में इसके अंदर मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डाला है, तो आप देख लोगे ना तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट MCQ क्या है। अक्कर व्हेन अ फर्म डिस्पोज ऑन फॉरेन मार्केट अ टेम्परेरी इंक्रीज इन इन्वेंट्री caused by unforeseen change in supply and demand condition in the home economy। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मान लो कि फॉरेन जो मार्केट के अंदर है ना, अपनी गुड्स की सप्लाई को क्या कर दी, ज्यादा कर दी। वो कैसे कर दी, मतलब कि प्राइस को डाउन करके क्या कर दी, ज्यादा जो अपनी इन्वेंट्री थी वो इंक्रीज कर दी उसकी सप्लाई, लेकिन टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे लिखा रहेगा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। और कारण क्या था इसका, कारण ये था अनफोर्सिन की एकदम से चेंज हो गया किसके अंदर, सप्लाई और डिमांड के अंदर, आपकी जो होम इकोनॉमी है वहां पर। इसलिए आपने क्या किया, इसलिए जो भी पर्सन था, जो भी मार्केटर था, उसने क्या किया, अपनी जो इन्वेंट्री है उसको डिस्पोज करा कहाँ पे, फॉरेन मार्केट में, डाउन प्राइस पे, कम प्राइस पे। तो ये किस टाइप की डंपिंग है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा आप लोगों को। यहाँ पर डंपिंग के अलग अलग टाइप दे रखे हैं, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी टाइप ऑफ डंपिंग है। पहले ये पता होना चाहिए आपको डंपिंग होती क्या है। तो डंपिंग क्या होती है आप लोगों की, डंपिंग जब क्या करते हैं, प्राइस को डाउन करके क्या करें, फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करें, क्या करके, उस प्राइस को लो करके, जो डोमेस्टिक कंट्री में आप सेल कर रहे हो उससे कम प्राइस में आप क्या करो, फॉरेन मार्केट के अंदर प्राइस क्या करो, अपनी कमोडिटी को सेल करो। वो क्या कहलाएगी, आपकी डंपिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगी कौन सी टाइप ऑफ डंपिंग है, तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, ये आपका एग्जाम्पल स्पोरेडिक डंपिंग का। तो अब बात आती है स्पोरेडिक डंपिंग होती क्या है। ठीक है, इसको ही हम क्या करते हैं, इंटरमिटेंट डंपिंग। तो स्पोरेडिक या फिर आपकी इंटरमिटेंट डंपिंग क्या होती है, जहां पर किसी एक्सेप्शनल या फिर अनफोर्सिन सर्कमस्टांस के कारण क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया है किसी भी कमोडिटी का, क्या हो गया, टारगेट जितना टारगेट था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और काफी सारी जो कमोडिटी थी और क्या रहेगी, अनसोल्ड रहेगी। इवन आफ्टर सेल, मतलब सेल करने के बाद भी वो कमोडिटी क्या रहेगी, अनसोल्ड रहेगी। तो इस केस में जो भी सेलर है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर देगा लो प्राइस पे, कहाँ पे, फॉरेन मार्केट के अंदर, बिना क्या करिए, प्राइस को डाउन करके क्या कर देगा, फॉरेन मार्केट के अंदर उस गुड्स को क्या कर देगा, सेल कर देगा। बात क्लियर हुई। लेकिन अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर उस प्राइस को डाउन नहीं करेगा, फॉरेन मार्केट में क्या करेगा, उस प्राइस को डाउन करके क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो ये इस तरह की जो डंपिंग होती है बच्चों, क्या होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए किसी सामने, प्रोड्यूसर के सामने, कि उसका जो प्रोडक्ट है सारा वो क्या ना हो, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल ना हो, तो क्या करता है, फॉरेन मार्केट में सेल करने के लिए उसके प्राइस डाउन कर देता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा तब जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की वो कैसी हो, मोर इलास्टिक डिमांड हो, तभी पॉसिबल होगी इस टाइप की डंपिंग। फिर आपकी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डंपिंग है वो क्या है, आपकी यहाँ पे क्या दे रखी है, परसिस्टेंट डंपिंग। तो क्या आपके तीन टाइप ऑफ डंपिंग है, फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया। सेकंड क्या आपका, परसिस्टेंट डंपिंग। अभी परसिस्टेंट डंपिंग होती क्या है, जहां पर एक सेलर रेगुलरली बेसिस पे क्या करे, अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे सेल करता है फॉरेन मार्केट के अंदर, लेकिन कैसे, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे। इस बात को याद रखना, दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना, स्पोरेडिक डंपिंग और आपका परसिस्टेंट डंपिंग। स्पोरेडिक में तो क्या था कि तब अनफोर्सिन सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब भी सेल करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे क्या करता है, उसको सेल करता है। साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है, देखो। ठीक है, क्या मतलब डोमेस्टिक मार्केट में तो क्या करेगा, हाई प्राइस पे ही सेल करेगा, लेकिन जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो लो प्राइस पे क्या कर देगा, फॉरेन मार्केट के अंदर उसको सेल कर देगा। इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट डंपिंग। और ये पॉसिबल कब हो पाएगा, ये पॉसिबल तब हो पाएगा बच्चों, तब जो फॉरेन मार्केट है आपकी वहां पे डिमांड हाईली इलास्टिक हो, और जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे डिमांड क्या हो, लेस इलास्टिक हो, तभी क्या हो पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है पेरिडेटरी डंपिंग। जो हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी थी अपनी मार्केटिंग के अंदर, अलग अलग टाइप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा था पेरिडेटरी
प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो सेम यहाँ पे पेरिडेटरी डंपिंग है। ठीक है, उसमें भी क्या था, कॉम्पिटिटर को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सेलर प्रोड्यूसर पेरिडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करता है। यहाँ पर भी क्या है, अपने कॉम्पिटिटर को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, डंपिंग स्ट्रेटेजी अडोप्ट करते हैं। कौन सी, पेरिडेटरी डंपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है पेरिडेटरी डंपिंग इज वन इन विच मोनोपोलिस्ट फर्म सेल इट्स कमोडिटी एट वेरी लो प्राइस, इतने लो प्राइस पे सेल करते हैं, या फिर क्या करते हैं, लॉस में भी सेल कर देती है फॉरेन मार्केट के अंदर। पर्पज क्या होता है उसका सेल करने का, इतना कम प्राइस पे कि जो भी कॉम्पिटिटर उनको बाहर निकाल सके फॉरेन मार्केट से। ठीक है, जैसे ही उसके प्राइस क्या होंगे, हाई हो जाएंगी, सॉरी जैसे ही कॉम्पिटिटर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो कमोडिटी का प्राइस वापस क्या कर देंगे, वो रेज कर देंगे, वापस से उस प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। बात को याद रखना। बात आता है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कोटा वेयर फॉरेनर होल्ड कोटा लाइसेंस। तो कौन सा आपका एग्जांपल है जहां पर फॉरेनर क्या करता है, होल्ड करता है कोटा लाइसेंस को। तो किसका एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है एक्सपोर्ट कोटा का। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, एम्बार्गो। तो अब एम्बार्गो क्या होता है, जल्दी से बता दो मेरे को, एम्बार्गो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका एम्बार्गो, एम्बार्गो जब क्या कर दे, रिस्ट्रेन कर दे, कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दे कोई भी जो गुड्स है उसको इंपोर्ट करना अपनी कंट्री के अंदर, उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे उस गुड्स को इंपोर्ट करना, तो वो क्या कहलाता है, आपका एम्बार्गो कहलाता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर टैरिफ कोटा और आपका जो एक्सपोर्ट कोटा किसका पार्ट है, ये आपका, ये आपके पार्ट है नॉन टैरिफ बैरियर के। अब मेरे को डिफरेंस बताओ, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर में डिफरेंस क्या होता है। देखो तो मेन डिफरेंस क्या आपका टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में। अगर मैं बात करती हूँ टैरिफ बैरियर की, तो टैरिफ बैरियर क्या होता है आपका, जहां पर टैक्स और ड्यूटी इंपोज की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कहलाएंगे आपके टैरिफ बैरियर में। जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं क्या होते हैं, आपके टैरिफ बैरियर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। और नॉन टैरिफ बैरियर आपका क्या होता है, टैक्सेस को छोड़ के, ठीक है ना, और सारी रिस्ट्रिक्शन जो भी इम्पोज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसका पार्ट बन जाएगा, आपका नॉन टैरिफ बैरियर का। तो यहाँ पे लिख रखा है नॉन टैरिफ बैरियर में वो सारी चीजें क्या होंगी, कवर होंगी, जो किसको छोड़ के, आपकी टैक्सेस को छोड़ के। ठीक है ना, जो क्या की जाती है, इम्पोज की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उस अपने इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो सारा किसका पार्ट, आपका नॉन टैरिफ बैरियर का पार्ट है। ठीक है, अब देखो जो टैरिफ बैरियर है वो क्यों इम्पोज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहली बात, दोनों के अंदर सेम, आपकी टैरिफ के अंदर भी और नॉन टैरिफ के अंदर वो बात सेम क्या है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ से, फॉरेन मार्केट की कंपनियों से। क्योंकि देखो अगर कोई भी बैरियर नहीं होगा, मतलब कोई भी टैरिफ बैरियर नहीं होगा, कोई भी बैरियर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मोस्टली लोग इंपोर्ट करेंगे। अगर सस्ता मिलेगा तो बाहर की कंट्री से, तो जो डोमेस्टिक मार्केट हो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई डोमेस्टिक का तो कोई परचेज करेगा ही नहीं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट हो क्या करती है, बैरियर को इम्पोज करती है। ठीक है ना, इम्पोर्ट के ऊपर बैरियर को क्या करती है, इम्पोज करती है। बात क्लियर हुई। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, टैरिफ बैरियर को सबसे पहले तो क्लियर हुआ, डोमेस्टिक कंपनी को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेकंड मोटिव क्या है टैरिफ बैरियर लगाने का, कि अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है, तब क्या करती है, टैरिफ बैरियर को लगाती है। ठीक है, और अगर मैं नॉन टैरिफ बैरियर की बात करूँ तो सिर्फ एक ही, क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसको, आपकी डोमेस्टिक कंपनी को। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ WTO की, तो WTO किसको अलाउड करता है और किसको एबोलिश करता है। अगर मैं बात करती हूँ टैरिफ बैरियर की, तो WTO अलाउड करता है टैरिफ बैरियर को, ठीक है ना, लेकिन क्या, लेकिन एक रीजनेबल रेट पे। ठीक है ना, कि एक कंट्री टैरिफ बैरियर इंपोज कर सकती है, लेकिन एक रीजनेबल रेट पे, एक रीजनेबल रेट से ज्यादा प्राइस टैरिफ बैरियर पे इंपोज नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर, अगर मैं नॉन टैरिफ बैरियर की बात करूं तो उस केस में WTO ने एबोलिश कर रखा है। एबोलिश मतलब कि बंद कर रखा है किसका इम्पोजिशन, जो ऑर्गेनाइज राउंड हुआ था, ठीक है ना, जिसमें गेट किसमें कन्वर्ट हुआ था आपका WTO में, तो उस वक्त एबोलिश कर दिया था किसको, इंपोर्ट कोटा को, और आपका वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट को क्या कर देता, उसके ऊपर एबोलिश कर दिया था इन दोनों को। ठीक है, इनके मीनिंग क्लियर करेंगे। ठीक है, दोनों की मीनिंग देखेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। देखो इंपोर्ट कोटा का मतलब क्या है, इंपोर्ट कोटा का मतलब जब एक सर्टेन लिमिट लगा दी जाए कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के एक सर्टेन पीरियड टाइम के अंदर इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा आप इस गुड्स की क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, रिपीट करो, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, इंपोर्ट कोटा होगा। और वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट क्या होता है, देखो नाम में ही छिपा इसका, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से,
एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, क्योंकि एक्सपोर्ट पे क्या लगा देना, रिस्ट्रेन लगा देना, रोक लगा देना, तो वो क्या कहलाएगा आपका वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। मतलब कि तो खुद ही एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने आप इम्पोज लगा देती है, इम्पोजिशन लगा देती है कि इससे ज्यादा हम इस लिमिट के बाद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे गुड्स को। ऐसा कंट्री कब करती है, तब दोनों कंट्री के बीच में जहां पे वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उन दोनों कंट्री के बीच में कोई ना कोई बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ हो, ये क्या है तभी पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के ऊपर क्या लगाया जाता है, गवर्नमेंट ने WTO ने क्या लगाया है, एबोलिशमेंट लगाया, एबोलिश कर रखी है दोनों के दोनों, ठीक है ना। आपकी कौन सी, इंपोर्ट कोटा भी और वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन भी। बात क्लियर हुई। तो देखो आपका टैरिफ बैरियर क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन आपका नॉन टैरिफ बैरियर आपके प्राइजेज को भी और आपके जो भी गुड्स है उनकी क्वांटिटी को भी, दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इस बात को याद रखना, क्वांटिटी को भी और प्राइस को भी, दोनों क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन टैरिफ बैरियर आपका सिर्फ एक चीज को इफेक्ट करता है, वो आपका क्या है, वो आपका प्राइस। बात क्लियर। एक बार एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल क्या है, टैरिफ बैरियर का एग्जांपल है स्पेसिफिक टैरिफ और आपका एड वोलेरम टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, स्पेसिफिक रेट लगा देना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक पेन क्या करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ बाहर कंट्री से, तो जब गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक प्राइस लगा दे हर एक पेन के ऊपर, मान लो मैं एक पेन का प्राइस मेरे को 40 रुपए पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है कंट्री की, वो क्या करे, हर एक मतलब कि पर्टिकुलर एक यूनिट के ऊपर लगा दे 5 रुपए का टैरिफ, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक टैरिफ। एक हर एक पर्टिकुलर यूनिट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट का लगा दे, टैरिफ के लगा दे, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ एड वैलोरम टैरिफ की, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स कर देती है गुड्स के लिए कि 5% इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैरिफ रेट देना पड़ेगा, 6%, 10%, 15% क्या देना पड़ेगा, इसके ऊपर टैरिफ देना पड़ेगा इस गुड के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, पर यूनिट के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट का कर देती है, फिक्स कर देती है। और यहाँ पे क्या है, एक परसेंटेज फिक्स कर देती है किसके लिए, जो भी गुड्स में क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ, उसके ऊपर टैरिफ का, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। और यहाँ के एग्जाम्पल क्या है इसके, नॉन टैरिफ बैरियर में लाइसेंस आपका, क्योंकि देखो इंपोर्ट करना हो या फिर एक्सपोर्ट करना हो, लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से क्या है, आपका एक बैरियर है, क्योंकि सभी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइसेंस आपका क्या है, एक नॉन टैरिफ बैरियर का पार्ट है। इंपोर्ट कोटा आपका क्या है, जो हमने अभी अभी देखा, जो क्या कर रखा है, एबोलिश कर रखा है WTO ने, ठीक है। वो भी क्या है आपका नॉन टैरिफ बैरियर है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट और आपका लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या, कि जिस एरिया में आप एक्सपोर्ट करो कि उस एरिया की क्या लोकल रिक्वायरमेंट है, कि जो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है इस टाइप के गुड ही हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे, इससे अलग गुड्स इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है, उसके अंदर उसकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी, सारी फॉर्मेलिटी हर चीज आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट के अंदर, तो वो फुलफिल हो रहे हैं तो भी क्या करेंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, वहां पे इंपोर्ट कर देंगे, वरना इंपोर्ट नहीं करेंगे गुड्स को। तो क्या होगा, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या थर्ड क्वेश्चन, डैश आर कोटा दैट लीड टू कंप्लीट एबोलिश ऑफ ट्रेड। अभी हम पढ़ के आए थे कि ऐसा कौन सा कोटा जो कंप्लीट एबोलिश कर दे किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर। जैसे अभी पढ़ा था मैंने, अभी बताया था आप लोगों को, जब हम क्या कर देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, रिस्ट्रेंट कर देते हैं किसी गुड्स को क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अभी अभी मैं बता क्या है आप लोगों को, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा क्या, एम्बार्गो, ठीक है ना। अभी हमने बताया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हर एक टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्बार्गो, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बीइंग द करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको बताना कि कौन सा करेक्ट कोड क्या है, करेक्ट है, कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट, आपको बतानी है। और स्टेटमेंट आप किससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट है वो आपकी किससे, करंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, जो किसके अंदर आते हैं, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है। आपको बतानी कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन ओनली, कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका जो कैपिटल अकाउंट होगा जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, सिर्फ इसने क्या कहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन को, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है जो एक कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटी पर इफेक्ट डालती है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपने फॉरेन कंट्री के साथ किया, उसने इफेक्ट डालना हो फॉर होम कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर,
तो इस केस में वो सारी ट्रांजेक्शन आपकी कैपिटल अकाउंट में क्या होंगी, रिकॉर्डेड होंगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड रो देखते हैं, द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन विच गिव राइज टू और यूज ऑफ नेशनल इनकम। इसमें क्या कहा, जो करंट अकाउंट है उसके अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो क्या करती है, आपकी जो नेशनल इनकम है उसको राइज करती हैं और यूज होती है तब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो। तो इसने बात ये बिल्कुल करेक्ट कही है बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो करंट अकाउंट में मोस्टली क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमने इंपोर्ट किया, जो भी एक्सपोर्ट किया ना, ट्रेड शो करते हैं ना अपना, जितने भी ट्रेडिंग करते हैं हम किसी गुड्स की, वो किस में आएगा, आपका करंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो अगर मान लो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट के, तो उस केस में क्या होगा, मैंने क्या कहा, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सरप्लस आएगा आपके करंट अकाउंट के अंदर। अगर सरप्लस है तो क्या मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ज्यादा नेशनल इनकम ज्यादा आएगी आपकी, ठीक है ना। अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो इस केस में क्या, डेफिसिट आ जाएगा। और डेफिसिट के केस में क्या, आपकी कंट्री की जो नेशनल इनकम हो क्या आएगी, कम आएगी। तो इफेक्ट डाला ना कहीं हमारी नेशनल इनकम में। और तब हम क्या करते हैं, जीएनपी निकालते हैं अपनी नेशनल इनकम के अंदर। उस वक्त भी हम करंट अकाउंट के बैलेंस को लेके चलते हैं, जो भी हमने वहां से क्या किया, रिवेन्यू जनरेट किया है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इसने बिल्कुल ठीक कही है इस स्टेटमेंट के अंदर। तो इस स्टेटमेंट में क्या है, करेक्ट है। और फर्स्ट में क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट। बात क्लियर हुई यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो देखो आपका कैपिटल अकाउंट है, उसके अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मैंने अभी जस्ट बताया था, जो चेंज करते हैं इसको, चेंज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, ठीक है। इट रिलेटेड टू द क्लेम एंड लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। बात क्लियर हुई। द ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड फॉर फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग एंड लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ अब्रॉड, ठीक है। बात क्लियर हुई, फ्रॉम अब्रॉड क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब बात है करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट देखो ये मेजर करता है कंट्री की नेट इनकम को। तो हम मेजर करते हैं, करंट अकाउंट को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। मेजर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, नेशन अर्निंग एंड स्पेंडिंग अब्रॉड, कितना अर्निंग की, कितने स्पेंड किया, कितनी पेमेंट की है अब्रॉड वाले लोगों को, वो सारी क्या होगी इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, जितनी भी आपने ट्रेड किया होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया होगा वो आ जाएगा। नेट प्राइमरी इनकम, आपकी फैक्टर इनकम, जो भी आपकी फैक्टर इनकम क्या, जो इनकम आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या हुई है, जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो आपका बिजनेस था, आपने रेंट पे किया है, रेंट से जो भी इनकम मिली होगी, ठीक है ना, फॉरनर ने कोई रेंट पे किया है तो रेंट से जो भी इनकम मिली होगी तो किसका पार्ट आपका, फैक्टर इनकम का है। लेबर थे, उनको वेजेस पे किया हो, किसका पार्ट आपका, फैक्टर इनकम का। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट हुई है वो किसका पार्ट बन जाएगा, इसके अंदर ही आएगा, वो करंट अकाउंट के अंदर। बात क्लियर हुई। और जीएनपी को आइडेंटिफाई करते हुए आपका करंट अकाउंट क्या होता है, ये यूज होती है। बात क्लियर। अगर आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव आएगा, अगर सरप्लस है, नेगेटिव आएगा कब, डेफिसिट है। बात क्लियर है यहाँ पे, ये मैं आपको लोग ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, असर्शन ओरिजिन से आपका क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, accommodating item of trade are undertaken to maintain the balance in the BOP account। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका जो accommodating item है, ठीक है ना, जो कब लिया जाता है, मेंटेन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, accommodating आइटम को क्या करते हैं, अंडरटेक करते हैं, मतलब कि इस वक्त उसको कंसिडर करते हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करते हैं, अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उन आइटम को हम accommodating आइटम कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है। अभी बताऊंगी रीजन, अगर नहीं पता तो ठीक है, तो क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी असर्शन मेरा क्या है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट असर्शन है। रीजन क्या है, accommodating आइटम आर नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। जो आपका accommodating आइटम है वो नेट कॉन्सिक्वेंसेज है। नेट कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब यहाँ पे क्या है, नेट कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है कि वो रिजल्ट है किसका, आपकी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का, जो क्या है, दैट आर अंडरटेकन टू करेक्ट, जो क्या करती है, करेक्ट करती है जो भी आपका डिसइक्विलिब्रियम है, किसके अंदर, ऑटोनोमस आइटम के अंदर, बीओपी के अंदर। ये रीजन भी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो आपको ये तो पता होगा, बीओपी के अंदर जो आपकी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है, जितनी भी करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को मैं क्या कहती हूँ, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहती हूँ। अब उन्हीं के कारण क्या होगा आपका, या तो डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा,
ठीक है ना, और वो ही आपको क्या कहलाएगा, डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर दोनों का बैलेंस सेम है तो इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों का बैलेंस सेम नहीं है, या सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो उस सिचुएशन को क्या करने करेक्ट करने के लिए हम एकोमोडेटिंग आइटम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो एकोमोडेटिंग आइटम का कैसे यूज करते हैं, मान लो डेफिसिट आया, तो जो भी पैसा हमने फॉरेन कंट्री से लिया, फिर आईएमएफ से लिया, उस डेफिसिट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, रिकवर करने के लिए, तो वो किसका पार्ट आपका, एकोमोडेटिंग आइटम का। अगर मान लो सरप्लस आया, तो मान लो हमने कोई लोन ले रखा है फॉरेन कंट्री से, हमने वो रिपे कर देंगे उस सरप्लस से, ठीक है ना। आईएमएफ से कोई लोन ले रखा, वो रिपे कर देंगे, तो वो भी हमने क्या कर दिया, वो पैसा वहां से निकाल लिया, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, एकोमोडेटिंग आइटम का। हम जो भी बीओपी अकाउंट है उसको क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम में ला देंगे, मतलब उसका बैलेंस जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। तो जो भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस बात को याद रखना। क्लियर हुआ, एकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो सिर्फ इतना याद रखो, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जितना भी आप करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी के अंदर जो भी रिकॉर्ड करते हो, सारी ट्रांजेक्शन क्या होती है आपकी, सारी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होती है। अब जो भी डिस्क्विलिब्रियम आया है, सरप्लस आया हो या फिर डेफिसिट आया हो, उसको सेट ऑफ करना है, तो आप इसका यूज करते हो एकोमोडेटिंग आइटम का। तो उस वक्त जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी एंट्री रिकॉर्ड होती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ये, इसने यहाँ पे बताया एकोमोडेटिंग आइटम क्या करती है, मेंटेन करती है बीओपी को, और यहाँ पे इसका करेक्ट रीजन दे दिया कि वो बीओपी को कैसे मेंटेन करती है। तो यहाँ पर असर्जन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और उसको राइट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखी है एकोमोडेटिंग आइटम की और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की, एक बार इनको रीड कर लेना, तो एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो फिर देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या बचा, 6th क्वेश्चन। ये भी कहाँ से आपका, असर्शन ओरिजिन से है। असर्शन क्या दे रखा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ठीक है ना, वो कॉम्बिनेशन किसका, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना, कि मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या, कुछ तो गवर्नमेंट जो भी आरबीआई है वो क्या कर रही है, मैनेज कर रही है एक्सचेंज रेट को, और कुछ क्या है, खुद सप्लाई और डिमांड का क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, एक लिमिट में क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सर मेरा। रीजन क्या दे रखा है, क्योंकि अब देखो करके चलो इसको, देखो बिकॉज लगाओ और देखना आपका आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक डिसाइड द लिमिट ऑफ, क्वेश्चन हाफ है यहाँ पे, आई थिंक अधूरा क्वेश्चन रह गया, इसको इसका पूरा मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूरा क्या है, पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक डिसाइड द लिमिट ऑफ द एक्सचेंज रेट। जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसके अंदर जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिसाइड करता है लिमिट किसकी, आपकी एक्सचेंज रेट की, एंड विद इन द लिमिट, ठीक है ना। तो बात बिल्कुल ठीक कही। अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं कि जो आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम उसके अंदर सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिसाइड करता है लिमिट एक फिक्स अमाउंट की, मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट तक। तो इसलिए है जो हम इसको क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, फिक्स्ड का भी फ्लेक्सिबल का भी। कुछ पार्ट क्या करता है, आरबीआई खुद डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड करता है, और कुछ पार्ट इसके ऊपर छोड़ देता है, मार्केट के ऊपर छोड़ देता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी क्या कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सेम हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है, उसको एक्सप्लेन भी क्या कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हाफ का थोड़ा, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, एक्सप्लेनेशन में नीचे डाल रखा है यहाँ पे, ऑफ एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्स एंड द डिमांड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसलिए क्या कहते हैं इसको, मैनेज फ्लोटिंग रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, देख लेना। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7th क्वेश्चन। ये भी कहाँ से आपका, असर्शन और रीजन से है। असर्शन क्या कह रहा है, फिस्कल डेफिसिट लीड टू प्राइस स्पाइरल, कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो किसको लीड करता है, किसको बढ़ावा देता है, आपके प्राइस स्पाइरल को। प्राइस स्पाइरल होता क्या है, प्राइस स्पाइरल होता है जब मान लो वेजेस इंक्रीज होगी वर्कर की, जैसे ही वेजेस इंक्रीज होंगे तो प्राइस क्या कर देंगे, प्रोडक्ट के इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फिर प्राइस इंक्रीज होंगे तो लेबर किसकी डिमांड करेंगे कि हमारी वेजेस क्या करो, इंक्रीज करें। मतलब कि ऐसे चलता रहता है ये चीजें। वेजेस इंक्रीज हुई, ठीक है ना,
और जैसे ही वेजेस इंक्रीज होंगी इससे क्या होगा, आपका प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज होगा वैसे आपकी क्या हो जाएगी, वेज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो अब ये नहीं पता लगता कि पहले वेज इंक्रीज हुआ था या फिर पहले प्राइस इंक्रीज हुआ था, इसको ही हम कहते हैं प्राइस स्पाइरल। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट लीड करता है प्राइस स्पाइरल को, ये बात इसने बिल्कुल करेक्ट कही यहाँ पे। ठीक है, अब रीजन के अंदर का इसने often the fiscal deficit is financed by the government by the way of borrowing from the RBI। इसने क्या कहा कि जो फिजिकल डेफिसिट है, अगर फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट होगी तो उस केस में जो गवर्नमेंट हो क्या करती है, बोरो करती है कहाँ से, आरबीआई से। तो इट लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई, जैसे ही गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी तो जो सप्लाई हो क्या हो जाएगी, मनी की इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और अदर थिंग रिमेनिंग, और हर एक चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ जो सप्लाई है मनी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हायर इज द प्राइस स्पाइरल, जिसके कारण प्राइस स्पाइरल क्या होगा, हायर होगा। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि इसलिए फिजिकल डेफिसिट क्या करता है, प्राइस स्पाइरल करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है प्राइस स्पाइरल की यहाँ पे, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही देखो फिजिकल डेफिसिट हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेजरी बिल इशू किए, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेजरी बिल इशू किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा उठा लिया, अब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जाएगा। ठीक है, अब पैसा ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई ज्यादा हो रखी है, जैसे ही मनी सप्लाई ज्यादा होगी इकोनॉमी के अंदर, जो भी प्राइस है हर चीज के, कमोडिटी के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए तो वही क्या, किस पे इफेक्ट डालेंगे, वो वेज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, वेज इंक्रीज होंगे किस पे इफेक्ट डालेंगे, प्राइस पे, वो प्राइस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये प्राइस स्पाइरल क्या करेगा, लीड करेगा क्या, मेरा फिजिकल डेफिसिट। रीजन समझ में आया, और इसने बिल्कुल करेक्ट रीजन इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कहाँ से आपका असर्शन ओरिजिन से है, देखो एफडीआई लीड टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। जो एफडीआई है वो क्या करता है, लीड करता है किसको, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म को। बिल्कुल करेक्ट कहा इसने। ठीक है ना, क्योंकि देखो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, जहां पर जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो लेस डेवलप्ड कंट्री के ऊपर क्या करे, कंट्रोल करे। जो हमने नॉर्मली पढ़ा था, या आपने 12th में पढ़ा होगा चैप्टर आई थिंक। ठीक है ना, जहाँ पे हमने पढ़ा मतलब कि जहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, लेस डेवलप्ड कंट्री पे क्या करते हैं, उस पर कंट्रोल करती है, पूरा मैनेज करती है। तो इसमें देखो एफडीआई लीड टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इसने बताया कि क्यों लीड करता है एफडीआई। ठीक है, किसको, कॉलोनियलिज्म को क्यों करता है। देखो एफडीआई इंप्लाई ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंटरप्राइज। एफडीआई का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट लेना, ओनरशिप लेना किसकी, डोमेस्टिक एंटरप्राइज की, बाय किसके द्वारा, फॉरेन कंपनी के द्वारा। हायर एफडीआई, जैसे ही हायर एफडीआई होंगे तो इकोनॉमिक कंट्रोल है जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के ऊपर किसका हो जाएगा, फॉरेन कंपनी का ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉलोनिज्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही तो क्या मतलब होता है कॉलोनिज्म का एग्जाम मतलब, और जो आप कॉलोनिज्म है उसका मतलब भी क्या होता है, यही होता है कि जब क्या करे डेवलप्ड कंट्री क्या कर ले, पूरी तरह से मैनेज कर ले, कंट्रोल कर ले किसको, एक लेस डेवलप्ड इकोनॉमी को। ठीक है, तो इसने बिल्कुल करेक्ट कहा यहाँ पे कि अगर ज्यादा एफडीआई होगा, कि हद से ज्यादा एफडीआई हो जाएगा किसी फॉरेन कंट्री का किसी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, तो किसको बढ़ावा देता है, किसको लीड करता है, वो कॉलोनिज्म को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, एक एफडीआई की लिमिट में होना चाहिए, हर सेक्टर में ज्यादा एफडीआई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ टैरिफ फेल टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट व्हेन द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज। जिसने क्या कहा कि टैरिफ क्या, जब टैरिफ फेल हो जाए, मान लो टैरिफ लगा दिया गवर्नमेंट ने और वो टैरिफ लगाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना, इंपोर्ट को आप रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर पाई, वहां की गवर्नमेंट उसने टैरिफ भी लगा दिया फिर भी वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाई, तो वो जो गुड इंपोर्ट कर रही थी वो कंट्री, तो उसकी डिमांड कैसी है उस कंट्री के अंदर, ये कब पॉसिबल है, तब टैरिफ बैरियर भी काम ना करे, तब भी हम क्या करें, उसका ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें, प्राइस कितनी भी हाई हो जाए, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, जल्दी बताओ, बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा कि उसकी जो डिमांड हो कैसी होगी, इन इलास्टिक क्या होगी, उसकी डिमांड होगी। ठीक है ना, प्राइस इन इलास्टिक होगी। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पे। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब देखो आपका 10th क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन दे रखा, तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैच करनी है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में क्या दे रखा है और 2 में क्या दे रखा है, लेफ्ट कर्व, डेडवेट लॉस, कॉस्ट थ्योरम और गेम थ्योरी, इनको मैच करना है इनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन से। तो देखो लेफ्ट कर्व क्या होता है, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, इंक्रीज इन द टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू के बीच में। मतलब कि मैं कहूँ तो यहाँ पर ये किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, ये रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, आपका जो आपका टैक्स रिवेन्यू जो गवर्नमेंट अर्न करती है किसके थ्रू, टैक्स को इंक्रीज करके, मतलब कि टैक्स
और उससे होने वाले रिवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है आपका लेफ्ट कर्व। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है तो उसका जो टैक्स रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कहीं तक कट कर देती है कुछ हद तक, तो उस केस में गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। और ये रियलिटी में हमें देखने को भी मिलता है। मान लो गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा इम्पोज करने लग जाए किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी इनकम के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, जो पर्सन है उसको ज्यादा टैक्सेस को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जो पर्सन है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो क्या सोचेगा कि मैं क्यों इतनी इनकम अर्न कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा पैसे मेरे कहाँ जा रहे हैं, टैक्स में जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे उसका जो क्या है गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टैक्स रेट एक लिमिट से ज्यादा क्या करते हैं, इम्पोज करती है गवर्नमेंट। अगर टैक्स को ज्यादा हाई ना रख के मीडियम रखते, कट कर देती है टैक्स को, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट कर्व। किसके बीच में रिलेशन, टैक्स और टैक्स रिवेन्यू के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी का फर्स्ट हो जाएगा। बात क्लियर। अब बात आती है डेड वेट लॉस की। अब ये डेड वेट लॉस होता क्या है, डेड वेट लॉस होता है जब जो भी आपकी डिमांड और सप्लाई, जो भी इक्विलिब्रियम है ना, वो इक्विलिब्रियम से क्या हो जाए, बाहर चली जाए। ठीक है ना, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना रहे डिमांड और सप्लाई की, वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम में चली जाए डिमांड और सप्लाई की पोजीशन, तो उस केस में डेड वेट लॉस क्या होता है, अराइज होता है। और डेड वेट लॉस के अराइज होने का कारण क्या है, सबसे पहला कि जो रिसोर्सेज है हम उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। ठीक है ना, हम उनको अच्छे से क्या नहीं कर पा रहे, अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सबसे पहला रीजन तो ये। और क्या क्रिएट कर सकता है, अगर जो भी गवर्नमेंट है वो ज्यादा क्या कर दे, प्राइस सीलिंग कर दे, या मतलब प्राइस में ज्यादा कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तब भी डेड वेट लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, प्राइस सीलिंग करके, प्राइस फ्लोर करके, इनके थ्रू भी क्या कर, अगर जब हम कंट्रोल करते हैं प्राइस के अंदर, तो वहां पर भी प्राइस किसके, आपकी डेड वेट लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो डेड वेट लॉस के रीजन क्या है, या तो इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं हम किसका, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं कर रहे, या फिर सेकंड क्या है कि जो भी आपके जो कंट्रोलिंग प्राइस है, जो गवर्नमेंट हो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, प्राइस को, किसके थ्रू, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के थ्रू। डिफरेंस तो पता होगा ना आपको, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्राइस सीलिंग का मतलब देखो नाम से याद है, सीलिंग, सीलिंग क्या होती है, ऊपर छत। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना, ऐसे याद रख सकते हो आप। सीलिंग मतलब क्या होती है, छत होती है ऊपर, तो उसका क्या मतलब, क्या मैक्सिमम प्राइस क्या कर देगी गवर्नमेंट ने, सेट कर देगी। इससे ज्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते, मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ तक, कम करते तो कम कर लो। प्राइस फ्लोर, जहां पर मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं, फ्लोर क्या होता है, नीचे। ठीक है, तो वहां पे क्या मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम प्राइस सेट कर देते कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप इतने ही प्राइस सेट कर दो, मिनिमम प्राइस इतने ही क्या कर सकते हो आप, चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। जहाँ पे मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जाएगा क्या होता है, आपका प्राइस फ्लोर होता है। तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा, आपका डेड वेट लॉस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बताते हैं कॉस्ट थ्योरम की। अब कॉस्ट थ्योरम क्या कहते हैं, कॉस्ट थ्योरम आपको बताती है किसके बारे में, एक्सटर्नलिटीज के बारे में। अब ये एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि मान लो कोई भी बिजनेस है तो उसके ऊपर काफी सारे एक्सटर्नलिटीज है जिसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंडस्ट्री है और साथ में ही कोई फार्मर है, उसकी क्रॉप है उस इंडस्ट्री के पास। ठीक है, तो जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके कारण जो भी क्रॉप है फार्मर की, उसकी प्रोडक्शन डाउन जा रही है। तो वहां पे वो जो इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उस वो क्या वहाँ पे एक्सटेंटिज है किसके लिए, उस फार्मर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है उसकी क्रॉप के ऊपर। तो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। ठीक है ना, किसके कारण, एक्सटेंटिज के कारण। तो ये एक्सटेंटिज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट डाल सकती है किसके ऊपर, एक बिजनेसमैन के ऊपर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटेंटिज की, कितने इफेक्ट क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं किसके साथ, एक्सटेंटिज के साथ। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा। तो देखो ए का हमने देखा थर्ड था, और हमारा बी का क्या था, बी का हमारा फर्स्ट था, और हमारा डी का था सेकंड। ठीक है ना, और डोमिनेट स्ट्रेटजी तो आपको पता ही, डोमिनेट स्ट्रेटजी किसकी, आपकी गेम थ्योरी आपकी क्या, एक तरह से डोमिनेट स्ट्रेटजी क्या, आप कैसे डोमिनेट कर सकते हो, किससे, कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ पे गेम थ्योरी क्या हो जाएगी आपकी, डोमिनेट स्ट्रेटजी। ठीक है ना, जहाँ पे हम गेम थ्योरी बनाते हैं कि हम कैसे डोमिनेट कर सकते हैं किससे, अपने कॉम्पिटिटर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट कर्व के बारे में बता रखा जगह दिखाता है आपका, जो ऑर्थर लेफ्ट ने दिया था, जो रिलेशनशिप दिखाता है टैक्स रेट और आपकी अमाउंट, टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड जो किया जाता है इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर आपका होता है 10th क्वेश्चन,
जो आपकी क्या है, ये क्या है आपकी वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच, क्या आपकी उसके बारे में पता रखा कि कहाँ पर एप्लीकेबल होगी आपकी क्या वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच। तो होती क्या है आपकी एक इंटरनेशनल थ्योरी। किसने दी थी ये थ्योरी, जल्दी बताओ किसने दी थी आपकी वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। ये दी थी किसने, एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने दी थी ये थ्योरी भी आपकी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट भी और आपकी वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच भी एडम स्मिथ ने ही दी थी, इस बात को याद रखना। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर। कहाँ एप्लीकेबल होगी ये, अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी ना, वहां पर एप्लीकेबल होती है। देखो बच्चों, जो ये थ्योरी थी ना तो बहुत फैल चुकी थी, लेकिन ये मोस्टली जो एप्लीकेबल हुई थी कब हुई थी, 80s के अराउंड, 90s के अराउंड, ठीक है ना, क्योंकि 1980s 1990 के अराउंड क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। क्योंकि उस वक्त जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी उसकी काफी सारे क्रिटिसिज्म सामने निकल के आई, काफी सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया उस थ्योरी को। और क्रिटिसाइज करने का रीजन क्या था, क्रिटिसाइज करने का रीजन ये था कि जो उस थ्योरी ने अपनी एजम्पशन ले रखी थी वो किसी भी अंडर डेवलप्ड जो कंट्री थी उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो वो इंटरनेशनल ट्रेड कर ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि उसने अपनी एजम्पशन इस तरह से ले रखी थी कि कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री तो क्या नहीं कर सकती, ट्रेड नहीं कर सकती। तो वहां पे अंडर डेवलप्ड कंट्री तो क्या थी, उस रीजन से बाहर थी, उसकी थ्योरी से बाहर थी, इसलिए काफी लोगों ने इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। तो उस वक्त एक पर्सन था, उस पर्सन का नाम क्या था, उस पर्सन का नाम था हलामाइंड, ठीक है ना, होलामाइंड कहते हैं इसको, आई थिंक होलामाइंड प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। तो होलामाइंड था एक पर्सन, उसने क्या कहा कि जो भी वेंट सरप्लस थ्योरी है किसकी, एडम स्मिथ की, वो मोर अप्रोप्रिएट थ्योरी है किसके लिए, लेस डेवलप्ड कंट्री के लिए। कंपेयर्ड विद किसके साथ कंपेयर किया उसने, कंपेरेटिव कॉस्ट के साथ कंपेयर किया। तो उसने क्या कहा, काफी सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण जो ये जो थ्योरी है किसकी, एडम स्मिथ की वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, वो ज्यादा एप्लीकेबल रहेगी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, ना कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में काफी सारी ऐसे अजम्पशन थी जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर फॉलो नहीं होती। तो इसके कारण तो क्या अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या रहेगी, अब्सेंस रहेगी, किससे जो भी ट्रेड है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उससे बाहर रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये थ्योरी क्या आई थी उस वक्त पिक्चर में आई थी। बात क्लियर हुई, क्योंकि देखो जो भी मेरी कंपैरेटिव थ्योरी क्या कहती है कि जो भी फुल प्रोडक्शन होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, और जो मेरा प्रोडक्शन होगा कहाँ पे होगा, पीपीसी के ऊपर। हमने पढ़ा ना इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जहाँ पे एक कंपनी मैक्सिमम, एक कंट्री मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना फुल यूटिलाइजेशन करके, किसका, एक अपने रिसोर्सेज का, ठीक है। और ये कौन कर सकता है, डेवलप्ड कंट्री कर सकती है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री तो कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास तो कि वो फुल रिसोर्सेज को क्या कर सके, यूज कर सके, क्योंकि उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, अनरिसोर्सेज है ना, उसके पास कोई टेक्निक है, इसके कारण हरदम क्या रहती है, इस पीपीसी से हरदम नीचे ही रहती है। कहीं कम में क्या करती है, रिसोर्स का प्रोडक्शन करती है, अभी तो क्या वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना, क्योंकि अनडेवलप्ड कंट्री है। तो इस कारण से जो पीपीसी का था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया किसके ऊपर, जो पीपीसी का जो हमारी फ्रंट टायर लाइन थी, तो हरदम वो जो फ्रंट टायर थी हमारी, जो मैक्सिमम फ्रंट टायर, उससे कमी क्या करती थी, अंडर कंट्री क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और जो नॉर्मली जो हमारी कंपेरेटिव थ्योरी कहती है वो क्या कहती है कि फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, किसका, रिसोर्सेज का, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और ना फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर, और ना फुल्ली यूटिलाइजेशन पॉसिबल है किसका, रिसोर्सेज का, ठीक है। तो पीपीसी का तो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। तो इस पीपीसी का को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज आया इसके अंदर, ठीक है ना, कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं पीपीसी का के अंदर, वो किसके अंदर बताया गया था, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी के अंदर ही बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रखा है वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच एक्सप्लेन द अंडर डेवलप्ड कंट्री मे हैव बीन अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसने बताया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या है, अब्सेंस है किससे, इंटरनेशनल ट्रेड से। सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स अनयूटिलाइज्ड और अंडरयूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्सेज एंड स्मॉल एक्सटेंट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो अब देखो रीजन क्या क्या थे, कौन कौन सी ऐसी एजम्पशन थी जो कंपैरेटिव की जो फॉलो नहीं हो रही थी इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, जो मैंने अभी बताया, जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एजम्पशन है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, कहाँ पे, आपकी अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर, ठीक है ना। द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी सजेस्ट द स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट रिजल्ट ओनली द रीअलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज। लेकिन ये कहाँ है, क्या है, इनवैलिड है, कहाँ पे, आपकी लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल भी, टेक्निकल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके कारण वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली एजम्पशन क्या वहाँ पे गलत प्रूफ हुई थी, किसके अंदर, अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर। फिर बात आती है नो स्टेट इंटरवेंशन, क्योंकि आपकी जितनी भी बच्चों क्लासिकल थ्योरी है ना, जितनी हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी है किसकी, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की, वो क्या एज्यूम करके चलती है कि कोई भी स्टेट में की किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा ट्रेड के ऊपर, फ्री ट्रेड होगा जैसे कंट्री चाहेंगी, कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट का।
लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री की, तो उस केस में क्या बिना किसी इंटरवेंशन के कोई भी एक लेस डेवलप्ड कंट्री ग्रो कर सकती है? ना कोई फिजिकल पॉलिसी होंगी, ना कोई मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ये वाली जंक्शन है, ये भी यहाँ पे क्या होगी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की फेल होगी। क्योंकि अगर हम फ्री फ्लो छोड़ देंगे ना इंटरनेशनल ट्रेड का, तो उस केस में क्या होगा, जो पुअर कंट्री वो और ज्यादा पुअर बन जाएंगी, ठीक है ना। सब उसको क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे उसके ऊपर, और जो रिच कंट्री वो क्या बन जाएगी, और ज्यादा रिच बन जाएंगी। अगर फ्री फ्लो है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, तो ये वाली चीज सिचुएशन भी यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल है। रखा है साफ साफ। इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, लेस डेवलप्ड कंट्री जो आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट एम्पली दैट फ्री ट्रेड लीड टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, डंपिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। द फ्री ट्रेड मेक पुअर कंट्री पुअर एंड एडवांस कंट्री मोर प्रोस्पिरियस, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन द मैटर ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मैटर किसके मैटर में, ट्रेड के मैटर में, डेवलपमेंट के मैटर में क्या करना पड़ेगा, रिलाई अपॉन टैरिफ के ऊपर रिलाई रहना पड़ेगा, इंपोर्ट कोटा के ऊपर रिलाई रहना पड़ेगा, सब्सिडीज के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, और स्टेट ट्रेडिंग में भी उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा ही होगा। तब भी क्या है, एक अनडेवलप्ड कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी किससे, डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है। ये सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के, वरना ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जितनी भी क्लासिकल थ्योरी वो क्या कहती हैं कि कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की कंडीशन होनी चाहिए, ये भी एक एजम्पशन है कंपैरेटिव कॉस्ट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का होना कहाँ पर, एक अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वहां पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही नहीं है, ठीक है। जबकि लेस डेवलप्ड कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे अंडर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन है, देयर इकोनॉमिक है एक्सट्रीम डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी प्रोडक्शन, मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी प्रोडक्शन के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर अगला क्या है, क्वांटिटी एक्सपेक्ट ऑफ कंट्री आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जो भी क्वांटिटी एक्सपेक्ट है कंट्री का वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, किसके अंदर, आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के अंदर। अगला क्या आपका, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर की जो भी आपकी कंपैरेटिव थ्योरी वो क्या कहती है कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं किसकी, अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। लेकिन अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अंदर ये कहता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ लेस डेवलप्ड कंट्री की, तो वहां पे मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी भी फैक्टर को, प्रोडक्शन को, मान लो लेबर को क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, उनका क्या कर रहे हो, फ्री ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में उसका जहां दूसरी जगह जाएगा वहां पे उसको उस सिचुएशन में एडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लो वो अनडेवलप्ड कंट्री से लेस डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाएगा, तो वहां पे उसको उस चीज को उस सिचुएशन में ढालने के लिए उसको वहां के तरीके बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रीली मोबिलिटी ऑफ फैक्टर पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर। बात क्लियर हुई? तो यही कुछ एजम्पशन थी जो सारी क्या थी आपकी, फेल थी किसके अंदर, आपकी लेस डेवलप्ड कंट्री के लिए। इसलिए अब जो वेंट थ्योरी थी किसकी, आपकी एडम स्मिथ की, वो क्या है वो क्या है एप्लीकेबल कहाँ पर, अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, ठीक है। फिर आपके क्या है, आपका 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या आपका मैच करना है ऑथर ऑफ ट्रेड और नेम ऑफ थ्योरी की, कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आपकी क्या कहती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, कि मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हो, सेल करते हो फॉरेन कंट्री के अंदर। सबसे पहले क्या होगी उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होगी, फिर धीरे धीरे क्या मैच्योर, धीरे धीरे क्या ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो जैसे ही डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी तो जो भी कंट्री क्या करती है, उस प्रोडक्शन को करना बंद कर देती है, उसको इम्पोर्ट करने लग जाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या करती है, वो अपनी होम कंट्री से फैमिलियर करती है उस प्रोडक्ट को। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वो क्या करने लग जाती है, एक्सपोर्ट करने लग जाती है, और मैच्योरिटी पे हर जगह उसका ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे कंपनी के अंदर एंटर कर जाते हैं जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसका प्रोडक्ट क्या करने लग जाता है, डिक्लाइन करने लग जाता है, ठीक है, उस एक्सपोर्टर कंट्री का। तो वो क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देगी, या फिर उसके अंदर क्या कर देगी, कोई चेंज ला देगी, ठीक है। और जो सेम प्रोडक्ट है वो क्या करने लग जाएगी, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने लग जाएगी। ये कहते हैं आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है। और ये किसने दी थी, आपके दी थी रेमंड वर्नर ने दी थी। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी, देखो आप ऐसे मैच द फ्लोइंग, तो अगर आपको एक या दो पता है मैच द फ्लोइंग में, तो आप मैच द फ्लोइंग को इजीली बना सकते हो। आई थिंक मेरे को मैच द फ्लोइंग सबसे आसान क्वेश्चन लगते हैं पूरे पेपर के अंदर। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप मैच द फ्लोइंग का आप गलत कर रहा हो। अगर आपको एक भी पता है तो आप इजीली ट्रिक लगा सकते हो मैच द फ्लोइंग के अंदर। अब देखो आपको ये पता है कि रेमंड वर्नर ने दी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, या फिर ये नहीं पता, सब बच्चों को आई थिंक ये तो पता ही होगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी।
ये तो सबको पता होगा, इसने दी थी आपकी एडम स्मिथ ने दी थी, ठीक है ना। अभी अभी हमें एक और पढ़ के आई कौन सी इसकी फेट थ्योरी, वो भी याद रखना इसकी, ठीक है ना, एडम स्मिथ ने दी थी। तो यहाँ से देखो अभी तो क्या मैंने क्या बताया, डी का क्या है थर्ड है, ठीक है। तो डी का थर्ड किसके अंदर आपका, डी का थर्ड किसके अंदर है, सिर्फ ऑप्शन है जहां पे आपका डी का क्या है थर्ड है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। तो बन गया ना बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग का, ठीक है ना। हाँ काफी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपका इजीली बन सकता है मैच द फ्लोइंग, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है मैच द फ्लोइंग वाले में। तो यहाँ पे आपका बी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो तो हो गए हमारे। अब बात आती है हमारी किसकी, हेक्सरोलिन ने कौन सी दी थी और हमारी स्टेफन लेंडर ने कौन सी। तो हेक्सरोलिन ने कौन सी थ्योरी हमारी, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी, वेरी गुड, ठीक है ना ये। और आपकी स्टेफन लेंडर कौन सी थी आपकी, एब्सोल्यूट कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, ठीक है ना। ये का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बन गया, वो तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं अपना राइट आंसर। अब देखो आपका 12th क्वेश्चन क्या है बच्चों, बाइलेटरल अरेंजमेंट इंस्टीट्यूट टू रिस्ट्रेन द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर कॉल्ड। तो उसने क्या कहा कि बाइलेटरल एग्रीमेंट अरेंजमेंट हुआ है किसके बीच में, बाइलेटरल अरेंजमेंट हुआ क्या करने के लिए, रिस्ट्रेन मतलब कि रोकना, द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है उसको रोकने के लिए अरेंजमेंट हुआ, बाइलेटरल अरेंजमेंट हुआ है वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग गुड, किसी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर गुड का। तो उसको हम क्या कहेंगे, जस्ट हम अभी पढ़ के आए थे, मैंने आपको बताया भी था। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन कौन सा था हमारा, जहां पर क्या करते हैं बाइलेटरल अरेंजमेंट होता है, बाइलेटरल एग्रीमेंट होता है क्या करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए एक्सपोर्ट, कंट्री ही क्या करती है रिस्ट्रेन करती है अपने एक्सपोर्ट के ऊपर, कम करती है, स्पेसिफिक लिमिट्स ज्यादा क्या नहीं करती, एक्सपोर्ट नहीं करती। तो वो क्या होता है आपका, जल्दी तो क्या होता है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, वेरी गुड, ठीक है ना। तो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। बात क्लियर हुई यहाँ पे, 12th क्वेश्चन क्लियर अच्छे से, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, which barrier can be used against recession induced export into the country। तो उसने क्या कहा कि कौन सा बैरियर यूज किया जाता है कब, रिसेशन, मतलब कि रिसेशन है कंट्री के अंदर, ठीक है ना, और क्या करना हमें, इंड्यूस्ड एक्सपोर्ट इनटू द कंट्री, मतलब कि निर्यात को कम करना, मतलब कि एक्सपोर्ट को क्या करना है कम करना है। तो उसके लिए कौन से टाइप का जो बैरियर है वो लगाया जाएगा, क्योंकि कंट्री के अंदर क्या है रिसेशन है, तो मंदी का टाइम है, तो जो प्रोडक्ट को किसके अंदर चाहिए, होम कंट्री के अंदर चाहिए। लेकिन लोग अब भी क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट कौन सा टाइप ऑफ बैरियर लगाएगी, तो कौन सा टाइप ऑफ बैरियर इस केस में बेस्ट रहेगा, तो इस केस में रहेगा कोटा टाइप का बैरियर, ठीक है ना। कोटा सेट कर, इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिसेशन है कंट्री के अंदर, तो उस वक्त कौन से टाइप का बैरियर बेस्ट रहेगा कंट्री के अंदर, वो रहेगा आपका कोटा टाइप का बैरियर। तो क्लियर हुआ यहाँ पे। तो 14th का क्या है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर देखो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन में बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ करेंसी डिवैल्यूएशन इज, करेंसी के अंदर क्या होना, डिवैल्यूएशन होना, क्या कहलाएगा आपका, मतलब कि डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी के अंदर। हमने एक बार पहले भी इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस किया, तब हम इकोनॉमिक वाला पोर्शन कर रहे थे, वहां पे हमने देखा था डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा करेंसी के अंदर डिवैल्यूएशन इज क्या कहलाएगा आपका। तो क्या होता है करेंसी के अंदर डिवैल्यूएशन में, हमने क्या किया, करेंसी की जो वैल्यू है क्या कर दिया, कम कर दी। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से क्या है करेक्ट है। एंड ऑफिशियल इंक्रीज तो बिल्कुल गलत, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या, डिक्रीज करना। और राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने डिवैल्यूएशन किया था अपनी करेंसी की वैल्यू क्या किया है, कम किया है कंपेयर टू दूसरी करेंसी के। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बिल्कुल करेक्ट कहा इसने, अगेंस्ट अदर करेंसी अंडर द फ्लोटिंग सिस्टम, ये बात इसने बिल्कुल करेक्ट कही। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। देखो डिवैल्यूएशन क्या होता था, खुद जो आरबीआई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो खुद क्या करे, अपनी करेंसी की वैल्यू क्या करे, कम करे, ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन क्या होता था, डिमांड और सप्लाई की इफेक्ट के कारण क्या हो, अपनी जो करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, डाउन हो जाए, वो क्या कहलाएगा डेप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन तो खुद की जाए उसकी वैल्यू कम, उसको क्या कहेंगे डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है करेंसी की क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वैल्यू हमने क्या कर दी, कम कर दी अपनी करेंसी की, ठीक है। तो डिक्रीज होगी वैल्यू किसी कंपेयर में, अदर करेंसी कंपेयर में। तो सी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है, डिवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।